हम लोग जो पिछली क्लास किए थे उसमें ओशन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, और ये भी देखे थे कि किस तरह से टेम्परेचर और सैलिनिटी ओशनिक वाटर मूवमेंट को इफेक्ट डालता है, यानी कि ये प्रभावित करते हैं महासागरीय धाराओं के प्रचालन को। ठीक है, तो अगर वो वाली क्लास भी कम समझ में आई होगी तो आज समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसका रोल हम देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। ओशन करंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन एसएससी तक में पूछे जाते हैं। लोअर प्रीसियस हो, आर ओ आर ओ हो, यूपीपीसीएस हो, हर जगह पूछा जाता है। तो इसको हम लगभग 4 लेक्चर इस पे होंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग ओशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जहां जिसको जो भी डाउट होगा वो पूछ लेगा। ये जो पहली क्लास है, ये सभी आगे की जो क्लासेस होंगी, 3 और क्लासेस होंगी ओशन करंट पर, उनका बेस होगा। मतलब एक जैसी चीजें आपको आगे सब में दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। फिर यही बातें अप्लाई होंगी अलग अलग ओशंस के ऊपर, जब हम लोग एक एक ओशन को समझने की कोशिश करेंगे। मेंस का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है। जैसे मेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागरीय धाराओं का नेविगेशन, यानी जो सागरीय परिवहन हो रहा है, ठीक है, एवं किसी देश की अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब कोई मौसम करंट कहीं चल रही है तो उससे वहां का रीजनल क्लाइमेट किस तरह से प्रभावित होता है, और उसके बाद वो वहां पर बारिश कराती है, सूखा करवाती है, यानी किस तरह से हमें बताना है। फिर वो नेविगेशन में किस तरह से हेल्प करती है, फिर फिशरी में किस तरह से हेल्प करती है, मतलब इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करती है ये चीज। तो अगर हम ये चैप्टर पूरा पढ़े रहेंगे तो मेंस का क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बन जाएगा, आप कर ले जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ओशन में कितनी तरह से मूवमेंट होता है। आप में से कोई ऐसा है जो कि ओशन देखा हो अपनी आंखों से? आज वो लड़का नहीं आया ना जो है वहाँ पोस्ट, 2-3 बच्चे हैं, गुजरात वाले भी ओशन देखे होंगे और आंध्रा वाले भी ओशन देखे होंगे। आज ये लोग नहीं आए हैं शायद क्लास में। कोई है जो यहाँ ओशन को देखा हो और उसमें मूवमेंट देखा हो? नहीं? चलिए, ओशन में पहले भी तो पढ़े हो कुछ, है ना। एक होता है वेव्स, सी वेव्स। ठीक है, यानी सागरीय लहरें। एक मोमेंट ये होता है ना, कि सागर में आपको लहर उठती हुई दिखाई देती होगी। लहर तो कभी टीवी वीवी में देखे हो कि नहीं, कैसे सागर में लहरें उठती हैं, तरंगे, वेव्स। यस सर। ठीक है, तो दूसरा वाला होता है ज्वार एवं भाटा, टाइड एंड इप्स। ये दूसरी तरह का मूवमेंट होता है, ज्वार एवं भाटा। जिसने एक क्लास ना की हो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ठीक है, टाइड एंड एप्स से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, पूछा भी गया था 2016 में भी। तीसरा होता है सुनामी। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। चौथा होता है आपका ओशन करंट, महासागरीय धाराएं। इतनी तरह की महासागर में अगर आप कोई हलचल देखते हो तो इन्हीं 4 में से कोई एक होगी। तो जो सी वेव्स होती हैं ये चलती हैं विंड्स के कारण, हवाओं के कारण। जैसे आप बाल्टी में या टब में पानी भरा हुआ है और उसमें आप फूंक मारिए तो पानी में एक हलचल होती है कि नहीं? यस सर। हाँ, ठीक है। तो वो होती है, इसी तरह से हवाएं चलती हैं। तो जब ओशन के वाटर के ऊपर हवाएं टच करके निकलती हैं तो वो लहरों को पैदा करती हैं, यानी कि लहरों के उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया? नम्रता
बताओ लहरें कैसे पैदा होती हैं? हवाओं के कारण। ठीक है। दूसरा होता है ज्वार एवं भाटा, टाइड एंड एब्स। बताओ नीतू, कैसे? सॉरी सर, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था सर। मेरा अरे ठीक, बोर्ड में ना क्लास चार्जर क्या ही करो, बार बार आ रही है। क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, जो भी बात हो मैसेज लिख दिया करो। ठीक है। हाँ, बताओ नीरू, कैसे आते हैं टाइड एंड एब्स? सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल हाँ, फोर्स के कारण। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन और मून, है ना, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के जिस पार्ट के ऊपर, है ना, चंद्रमा गुजर रहा होता है, उसकी ग्रेविटी के कारण पानी खींच जाता है ना। और उसके दूसरे अपोजिट पॉइंट पर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना, वही टाइड आता है ना। यानी कि एक तरफ ए पॉइंट पर आया तो बी पॉइंट पर धरती के पीछे दूसरे वाले बिंदु पर भी आएगा, है ना। तो यानी सूर्य से भी ऐसा ही होगा। हाई टाइड कब आएगा? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होंगे, यानी सिजगी की कंडीशन उसे कहा जाता है। सीजीगी मतलब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में। इस पर पूरा कंप्लीट एक लेक्चर है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा जो नहीं देखे हो। सिंपली कहने का मतलब टाइड एंड एब्स आते हैं सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है, जब खींचते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण से, जिस पार्ट के ऊपर से गुजरेगा खींच लेता है। तो दूसरी बात यह हो गई। तीसरा क्या फैक्टर है? सुनामी। बड़ा ही डिजास्टरस होता है ना। सुनामी आती है तो प्रलय आ जाती है एक तरह से। समुद्र का पानी बहुत ऊंचा सा उठता है, उफान मार करके तटवर्ती क्षेत्रों को डुबो देता है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, है ना। सुनामी के प्रबंधन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे भी कि कैसे जो सुनामी प्रोन रीजन्स हैं उनको हम कैसे मैनेज करना होगा। अगर आप लोग जिलाधिकारी वहां के नियुक्त कर दिए गए तो आपको ये सब पूरा जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर सुनामी आती है, सुनामी वार अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम वहां पर काम कर रहा है कि नहीं, ताकि लोगों को अधिक से अधिक बचाया जा सके, है ना। नहीं तो सरकार का बड़ा नुकसान होता है, मुआवजा देना पड़ता है, घर बनाने पड़ते हैं अलग से, और अर्थव्यवस्था हमारी डाउन होती है। सुनामी क्यों आती है? कोई बता दे, सुनामी क्यों आती है? अर्थक्वेक से आती है, बिल्कुल सही उत्तर, अर्थक्वेक से आती है। ठीक है, यानी भूकंप से आती है सुनामी। और आज हम लोग इस चौथा वाला मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो परमानेंट मूवमेंट है, सतत रूप से लगातार जब से महासागर हैं तब से ओशन करंट है, और ये चल रहे हैं, चलती रहेंगी, और चलती रहे इसी में भलाई है। क्योंकि जब आइस एज आ गया था तो एक समय ऐसा था जब ओशन करंट मूवमेंट बंद हो गया था, क्योंकि सारा पानी जम गया था, है ना। तो ना हो ऐसा, क्योंकि अगर ओशन करंट का मूवमेंट बंद हुआ तो पृथ्वी पर आ जाएगी प्रलय। ठीक है, तो इनको चलती रहे, है ना। तो अच्छा, जैसे हमारी हार्ट बीट्स चलती रहती है, वैसे ये ओशन करंट महासागरों में चलती रहे। महासागरों के लिए ये हार्ट बीट्स ही है ओशन करंट। तो इन्हीं को आज हम लोगों को समझना है। ठीक है। महासागर में कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर जो होता है, सतत प्रवाहमान जल, जो एक दिशा को पकड़ता है और हमेशा उसी दिशा में चलता रहता है। एक्सेप्शन है अपना इंडिया, यहाँ पर सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, तो बाकी जगहों पर हमेशा ओशन करंट एक दिशा में चलती रहती है, यानी महासागरीय जल का एक दिशीय प्रवाह। ठीक है, ओशन करंट यानी महासागरीय धाराएं कहलाता है। कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, पानी आगे को बढ़ता रहता है। और वो क्यों बढ़ता है, यही हम लोग समझेंगे अभी कि क्यों बढ़ता है। पानी को चलाने वाला कोई ड्राइविंग फोर्स भी तो होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी ड्राइविंग फोर्स के तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल करके ओशन करंट को चलाते हैं। तो आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स पर। क्लियर दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। महासागरीय धाराएं समुद्री जल की निरंतर, मतलब कॉन्टिन्यूअस
पूर्वानुमेय मतलब पहले से निर्धारित है कि वो किधर जाएंगी, है ना। दिशात्मक मतलब कि वो एक ही दिशा में संचरित होती रहेंगी। या समुद्र के पानी की एक विशाल हलचल है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ये चलती हैं। ये टाइड जैसी छोटी छोटी नहीं है ना, बड़े लेवल पर ये चलती हैं ओशन करेंट्स। इसलिए क्या है, विशाल हलचल, है ना। और ये ऐसे समझ लो कि जैसे महासागर के किनारे पर नदी बह रही है। जैसे हमारे धरती पर स्थलखंड पर नदियां बहती हैं, एक दिशा में ऐसे चली जा रही हैं, वैसी महासागर में नदी जैसे बह रही हो, उस तरह से ये पानी मूव करता है। ठीक है। अब बात आती है कि कैसे मूव करता है पानी, है ना। तो दो तरह का मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट होता है महासागरों में क्षैतिज, यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट। ठीक है। दूसरा होता है वर्टिकल मूवमेंट, यानी ऊर्ध्वाधर। ऐसे ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे। अब ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा तो समझ में आएगा ज्यादा। ये स्थल खंड है, ये ओशन है। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है, मान लो ये कोई एक देश है ना, अमेरिका है ना, और वो यूरोप है, कोई कंट्री भी है, इनके बीच में ये कोई सागर या महासागर है। तो यहाँ पर जो ओशन करंट का मूवमेंट होगा, कलर चेंज कर दें तो क्लियर रहेगा। अब इसमें ओशन करंट कैसे कैसे मूव करेगी। एक ओशन करंट मूव करेगी ऐसे, है ना, ऐसे गोल गोल ऊपर की तरफ ऐसे चलती रही, है ना। तुम यहाँ बैठे नाव पर है, फिर बैठे हुए वापस अपनी जगह पे आ गए गोल चक्कर काट करके। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है ऐसे ऐसे, है ना, ये होता है क्षैतिज, हॉरिजेंटल मूवमेंट। और दूसरा होता है वर्टिकल। महासागर में नीचे से ऊपर ओशन करंट्स चलती हैं ऐसे भी, है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो जहां पर डाउनवर्ड फ्लो होता है ओशन करंट का, यहाँ पर जैसे पोल्स में, ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पर पानी बहुत ठंडा हो जाता है, वहां पर भारीपन रहता है पानी में, तो पानी नीचे को बैठता है ना। और दूसरी साइड में जहां पर पानी हल्का होता है, हवाएं पानी को धक्का मार करके ऊपर की लेयर को, पानी को हटा देती हैं। तो नीचे से पानी उसकी जगह लेने के लिए आता है। हवा चल रही है, हवा ने पानी को धक्का मारा, पानी को हटा करके वहां से आगे बढ़ा दिया। तो उसकी जगह लेने के लिए फिर क्या होता है, नीचे का पानी ऊपर आता है, और ये पानी ठंडा कहा जाता है ना। कन्वेयर पेटी भी कहा जाता है, इसे याद रखना, आगे काम आएगा। कन्वेयर, कन्वेयर पेटी, कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, जहां पर नीचे से पानी ऊपर को उठकर आता है। ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि ऊपर हवा ने पानी को हटा दिया, तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे का पानी स्वभावतः ऊपर आता है, और नीचे का पानी होता है ठंडा। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, कन्वेयर पेटी बन जाती है। इसका रोल अभी हम लोग आगे समझेंगे, बड़ा फायदेमंद रोल है, बड़ा अलग से ही कन्वेयर पेटी के बारे में लिखने के लिए आ जाता है 150 शब्दों में। तो अभी हम लोग उसको भी समझेंगे। तो इस तरह से दो तरह का मूवमेंट हम लोगों ने पानी में देखा। तो यानी एक हो गई हॉरिजेंटल करंट्स, दूसरी हो गई वर्टिकल करंट, जिन्हें हम डीप ओशन करंट भी कहते हैं, गहरी महासागरीय धारा भी कहते हैं। गोता लगा रही है ना ये। और जो ऊपर ऊपर चल रही हैं सरफेस पर ओशन के, उन्हें कहा जाता है सतही महासागरीय धारा, यानी गहरी। बहुत सिंपल तो है ना। जो नीचे चल रही है, गहरे महासागर से ऊपर आ रही है और नीचे जा रही, डुबकी मार रही है ना, उसे कह देंगे गहरी महासागरीय धारा, डीप ओशन करंट। और जो ओशन करंट ऊपर ऊपर मूव कर रही है, उसे कह देंगे सतही महासागरीय धारा। तो यहां तक क्लियर हुई बात, किसी कोई दिक्कत यहां तक समझने में। हॉरिजेंटल और वर्टिकल ओशन करंट क्या होती हैं, क्लियर। हाँ या ना बताओ, तो फिर से बताएं अगर ना समझ में आया इतनी बात तो। क्यों नम्रता आया। सरस्वती जी, अरे बताया करो तुम लोग आया कि नहीं आया, तुमको लगे कि हाँ तुम लोग यस सर आया। आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़। यस सर।
ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक ओशन का हम लोग बकायदा पढ़ेंगे, ओशन करंट। यहाँ पर सरफेस करंट हम लोग देख पा रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में पूछी जाती हैं। डीप ओशन करंट्स नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उनको हम जनरली पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्ड पढ़ेंगे। सरफेस करंट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर जो रेड कलर दिखाई जा रही हैं वो वार्म मोशन करंट है ना, और जो ब्लैक से दिखाई दे रही है ना, वो वो भी वार्म है। आप कह सकते हो मॉडरेटली, यहाँ पर कलर से कोई ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि आप इसको जब हम बना पढ़ाएंगे ओशन करंट तो उसमें हम बताएंगे कौन कैसी है ना। यहाँ से ठंडी आ रही है, ये पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तिरछी, तो यहाँ जमा रहता है पानी, और फिर वो पानी जब पिघलता है तो वो पानी जब आगे बढ़ता है तो बहुत ठंडा होता है, अपने साथ बर्फ की सिल्लियां बहा के लेके आता है। तो ध्रुवीय तरह के जो एरिया हैं, जैसे यहाँ 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 से जो ओशन करंट चलेंगी वो कैसी होंगी, ठंडी या गर्म? ठंडी। ठंडी। और यहाँ पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी सीधी पड़ती रहती हैं, ये पृथ्वी का बीचों बीच वाला भाग है, यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं, तो यहाँ पर पानी गर्म होगा, तो यहाँ से जो भी ओशन करंट चलेंगे वो कैसी होंगी? गरम। गर्म। बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिमाग कुछ है ही नहीं है, सब बहुत आसान है ना। तो यहाँ लेकिन ठंडे एरिया ध्रुवीय क्षेत्रों से जो चलेंगी ओशन करंट नीचे की तरफ वो होंगी ठंडी, है ना। और जो ओशन करंट विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी वो होंगी गर्म। फिर ठंडी और गर्म की शादी भी होती है ना। नीचे से गर्मा गर्म ओशन करंट आ रही, ऊपर से ठंडी ठंडी, दोनों की मिक्सिंग होगी, दोनों मिलेंगी आपस में, तो इस तरह से जो बहुत गर्म है ना, वो हल्की गर्म हो जाएगी, जो बहुत ठंडी है वो हल्की ठंडी हो जाएगी, यानी दोनों मिल करके एक मॉडरेट टेम्परेचर अटेन करेंगी। और इस तरह से समुद्र में जो पानी है उसका तापमान क्या होता है, नियंत्रित होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ओशन करंट दो तरह की होंगी। अभी इनको हम लोग इतना समझेंगे कौन कौन कैसी हैं प्रकार। तो ये बात अभी हमने आपको बता दिया। अगली बात हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वही महासागरीय धाराओं के प्रकार। तो दो तरह से हम इनको पढ़ेंगे, एक तो गहराई के आधार पर, बेस्ड ऑन द डेप्थ। दूसरा पढ़ेंगे टेम्परेचर के आधार। गहराई के आधार पर ओशन करंट दो प्रकार की होती हैं, एक जो भी हमने बताया सरफेस सतह पर जो चले, दूसरा डीप ओशन करंट। ठीक है, ये देखिए, महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर सतही धारा और गहरी जल धारा यानी गहरी महासागरीय धारा दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, समुद्र के समस्त जल का लगभग 10% हिस्सा ही सतही धारा है, यानी दिखाई आपको जो देता है वो केवल 10% मूवमेंट है। केवल समुद्र का ऊपर का 400 मीटर का पानी है जो मूव कर रहा है ना। 400 मीटर, वो भी इक्वेटर पर, औसतन देखेंगे तो 200 मीटर का पानी। ठीक है, ये वो पानी है जहां तक सूर्य की किरणें समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक औसतन जाती हैं, तो वो पानी होता है हल्का। तो वही ऊपर का जो पानी होता है, लगभग 200 मीटर मोटाई का पानी जो होता है, वो मूव करता रहता है ऊपर हॉरिजेंटली, है ना, ऐसे ऐसे, है ना। तो उसे कहते हैं सतही धारा। और वो पानी समुद्र का कितना है, क्योंकि समुद्र तो लगभग 6 किलोमीटर गहरा है ना, और ऊपर का 200 मीटर पानी केवल मूव कर रहा है, तो इसका मतलब सतही धाराएं जो होती हैं वो समुद्र का कितना पानी है, केवल वो 10% है। बाकी जो 90% पानी है वो गहरी महासागरीय धारा, है ना, ये गहरे पानी की धाराएं उनके द्वारा गतिमान है। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये समुद्र की सतह के नीचे घटित हो रही घटना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? कोई है जिसको ये नहीं समझ में आया हो, इतनी बात नहीं समझ में आ रही? और ये क्यों होता है मूवमेंट? टेम्परेचर और डेंसिटी के कारण। जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पानी हल्का होगा, और जहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां पानी भारी होगा। ठीक है, जहां पर पानी ठंडा होगा वहां का पानी भारी होगा, तो भारी पानी नीचे बैठेगा, हल्का पानी ऊपर उठेगा। सिंपल, है ना।
तो ये जो धाराएं चल रही हैं उसमें इनका बड़ा रोल है। अभी फोर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये चीज क्या है। ठीक है, वही बात बता रहे हैं, यहाँ पर लिखी गई। ठीक है। अब दूसरी बात होती है तापमान के आधार पर, ये भी बहुत सरल है। तापमान के आधार पर दो तरह का होगा। एक होगा पानी को ऐसे छुए, छू के बता दोगे तो ये तो, है ना, ऐसे छुए, पानी ठंडा लगा, कहते हाँ 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 ये ठंडी महासागरीय। ठीक है। गर्म लगा, बता दिया हाँ गर्म। यानी टेम्परेचर के आधार पर ओशन करंट दो तरह की होंगी। एक होगी ठंडी महासागरीय धारा और दूसरी गर्म महासागरीय धारा। और पेपर में ज्यादा यही पूछी जाती है ना। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है ना। तो गर्म के बीच में एक ठंडी होगी। ठीक है, इसका हम कोड भी आपको बताएंगे और इस तरह से रटा देंगे कोई कहां से भी क्वेश्चन पूछ ले, है ना। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आप उसके अगल बगल का दृश्य बता दोगे, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं, जाहिर सी बात है ये कि पोलर रीजन में तो चलेंगी नहीं। ये कहाँ चलेंगी, है ना, ये चलेंगी इक्वेटर की तरफ से, विषुवत रेखा से। और ठंडी वाली किधर से आएंगी, पोल की बोल। तरफ से आएंगी, है ना, क्योंकि उधर सूर्य की किरणें तिरछा पड़ती हैं, पानी जमा रहता है, बर्फ इसीलिए लेके बहेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये धाराएं आखिर चलती कौन है, आखिर इन्हें चलाता कौन है। हमारे मन में आता ना कि दुनिया, कभी कभी जो खाली बैठे रहते हैं सोचते हैं कि ये दुनिया आखिर कौन चला रहा है, ऐसे तो कोई चीज चलती नहीं। क्यों दीपाली, आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या हमारे साथ, दीपालीन। यहाँ पर मुंह बंद करके बैठने में जुर्माना पड़ता है हमारी क्लास में। बताइए सरस्वती जी। अच्छा, आप में कौन है जो कभी ये सोचा हो कि आखिर कभी जीवन में सोचा हो कि दुनिया आखिर चलती कैसे, कौन चला रहा है। ऐसे तो कोई चीज चलती नहीं, कोई तो है ड्राइविंग फोर्स। क्यों नम्रता, सोचती हो कभी, कभी ऐसा सोचा कि दुनिया कौन चला रहा। नहीं सर, मैंने नहीं सोचा। नहीं सोचा, जरूरत नहीं है ना। मम्मी घर चला रही है ना, पापा घर चला रहे हैं, बस और क्या चिंता हमको, है ना। दुनिया कौन चला रहा कौन नहीं चला हमसे क्या मतलब। और वैसे भी जो लोग सोच और खोज भी पा लिए हैं, वो भी क्या ही उखाड़ लिए हैं। अरे दुनिया कौन चला रहा है ना, क्या ही कर लोगे, है ना, जान के भी। जो हो रहा है वो तो होगा ही जान के क्या फायदा, है कि नहीं। चला रहा होगा जो चला रहा होगा, हमें तो केवल आम खाने से मतलब है, गुटलियों से क्या करना है ना। चलिए, वैसे चला कौन रहा है दुनिया, भगवान। जब किसी को या- कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो सब भगवान के ऊपर डाल दिया जाता है ना। जैसे वैज्ञानिक लोग जहाँ फेल हो जाते हो कहते हैं भगवान जाने, है ना। कौन चला रहा है दुनिया, भगवान चला रहे हैं दुनिया, है ना। ठीक है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर ये पढ़ना है कि आखिर ये जो दो तरह का मोमेंट देखे, हॉरिजेंटल वर्टिकल, है ना, आखिर को ये हो क्यों रहा, चला ये चल कैसे रहे, है ना। तो इनके जो फोर्सेस हैं इसको थोड़ा फ्लो चार्ट से हम लोग देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। महासागरीय धाराओं के कारक, यानी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशन करेंट्स, इनको हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक होगा प्राइमरी फोर्सेस, ठीक है, यानी प्राथमिक बल। दूसरे होंगे सेकेंडरी फोर्सेस, यानी द्वितीयक बल।
ठीक है, प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकेंडरी फोर्सेस, ये दो तरह के बल होते हैं। प्राइमरी फोर्सेस में कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसमें होता है पहला सोलर इंसुलेशन। हमारी धरती जो चलती है इसका सबसे प्रमुख कारण, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है ना, जो मूवमेंट है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम किसी चीज को बहुत ठंडा कर दें तो एकदम मूवमेंट बंद हो जाएगा, यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस मॉलिक्यूल्स भी मूव करना बंद कर देते हैं, केल्विन टेम्परेचर, है ना। तो यानी मूवमेंट का कारण टेम्परेचर है, जहां कहीं भी गति है तो उसका कारण तापमान है। अभी हम लोगों का खून ठंडा पड़ जाए तो मूव करना बंद कर देगा, फ्रिज में बैठा दिया जाए 4 घंटे, है ना, जम जाएगा खून अंदर, नो मोमेंट। तो यानी हमारे अंदर क्या है? हीट है, गर्मी है। ठीक है, हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नहीं, ठीक है, वार्म ब्लडेड हैं हम लोग। तो हमारा जो ब्लड मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ हीट, ठीक है, दिल धड़क रहा है गर्मी के कारण, हीट बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो हमारा ओशन में जो मूवमेंट हो रहा है उसका जो सबसे बड़ा कारक है वो है सूर्य देवता, सोलर इंसुलेशन। यानी पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सूर्या तप, सोलर इंसुलेशन। दूसरा पवन, हवा, यानी जो मूव कर रही है, हवा भी पानी को धक्का मारती है और उसको दिशा भी देती है कि तुम किधर चलो, जिधर को हवा चलेगी उधर ओशन करंट को लेके जाएगी भी, है ना। और जितनी तेज हवा चलेगी, है ना, उतना तेज ओशन करंट को मूव कराएगी। तो ये भी बहुत ही प्रधान कारक है। लगभग 20% जो स्पीड होती है ओशन करंट की वो विंड के द्वारा रेगुलेट हो रही है। तो पवन भी एक डायरेक्ट फैक्टर है जो ओशन करंट को दिशा देता है, चलाता है। तीसरा फैक्टर, अभी एक एक को हम लोग समझेंगे भी, ठीक है, क्या है उधर स्लाइड में। अभी हम केवल यहाँ पर फ्लो चार्ट बना रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, बस इतना देख रहे हैं। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो पानी नीचे डूब रहा था, है, भारी पानी जो नीचे डूब रहा था, क्यों डूब रहा था? हम क्यों डूबते हैं? क्यों डूबते हैं बताओ? ये पानी भी उसी कारण से डूब रहा है जिस कारण से हम पानी में डूबते हैं। क्यों नीतू? हम छत से क्यों गिरते हैं? कोई है यहाँ पेड़ से गिरा हो कभी? उसको पता होगा ये बात। मैंगो तोड़ने चढ़े, गिर गए। मैं तो खूब गिरा हूँ। एक गेम होता था डंक, खेले हो तुमने? कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के डायरेक्ट वहीं जंप मारते थे, बहुत रिस्की होता था, नहीं करना चाहिए। बताइए नीतू, छोटे छोटे बच्चों वाले प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दो। गुरुत्वाकर्षण बल से। हाँ, ग्रेविटी। ठीक सर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी तो फॉलो करता है ये। हाँ, तो ग्रेविटी ही तो है। अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत भी तो उसी पे आधारित है कि कैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा जब अपने बराबर भार का पानी फेंक देगा, है ना। यस सर। तो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण, है ना, चीजें नीचे की ओर गिर रही, है ना। तो जो डीप ओशन करंट सर्कुलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, जो 90% मूवमेंट जो पानी में हो रहा है नीचे, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है ना। सारे बल एक साथ मिल करके काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अकेले कोई चीज कर ले जा रहा।
सब मिल करके काम करते हैं। ठीक है। जैसे भी कंपनी चलाने में बहुत सारे लोग होते हैं, मैनेजर होता है ना, मुंशी होता है, इंजीनियर होता है ना। उसी तरह से इसमें सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो सूर्यता, पवन, गुरुत्वाकर्षण, ये तीन चीजें हमने देख लिया। पानी का जो नीचे बैठना है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। डीप ओशन करंट सर्कुलेशन, बिकॉज ऑफ द, मेनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, तीन हो गया। चौथा फोर्स, ये होता है कोरियालिस बल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और कोरियालिस बल अपने में ये बहुत सारा कुछ संजोए हुए है, बहुत ज्यादा। ये मतलब देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता रहता है। और जब भी आप मेंस लिखोगे तो वहां पर भी इसकी प्रधान भूमिका देखने को मिलेगी। ये एक प्रकार का डिफ्लेक्टिव फोर्स है ना, विक्षेपक बल है, जो पृथ्वी के घूमने के कारण पैदा होता है। अभी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे। तो ये हैं चार प्राइमरी फोर्सेस। फिर सेकेंडरी फोर्सेस जो होते हैं, वो इन प्राइमरी फोर्सेस के कारण पैदा होते हैं। इस कारण से उन्हें सेकेंडरी फोर्स कहते हैं। ये हैं दो, एक है तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंशियल, दूसरा है लवणता मान में अंतर, सैलिनिटी डिफरेंशियल। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंशियल और सैलिनिटी डिफरेंशियल। एक तरफ ठंडा पानी भारी, एक तरफ हल्का गर्म पानी, तो मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक तरफ साल्ट है पानी में ज्यादा, तो पानी होगा भारी, तो नीचे बैठेगा, तो उसकी जगह लेने के लिए कहीं पानी आएगा। तो वो सैलिनिटी भी क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, सेकेंडरी। तो ये दोनों, तापमान में अंतर, कहीं पर ज्यादा पानी गर्म पानी, कहीं पर एकदम ठंडा पानी, तो इसमें अंतर कारण। दूसरा, कहीं पर ज्यादा नमक है पानी में, कहीं पर कम नमक है पानी में, तो पानी हल्का और भारी हुआ। तो जब हल्का और भारी होगा तो डीप ओशन करंट, यानी डीप ओशन करंट सर्कुलेशन, ऊपर भी अभी हम लोग लाइन देखे थे, वहां लिखा हुआ था ना कि डीप ओशन करंट रेगुलेशन में इनका बड़ा महत्व है। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण का भी बड़ा महत्व है। और पवन क्या है, इसका भी महत्व है, ऐसा नहीं है। ये भी धक्का मार के ऊपर पानी हटा रही, तभी तो नीचे पानी ऊपर आ पा रहा। हम ये नहीं कह सकते कि कोई अकेला है, सबका भूमिका है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेस। सूर्य तप, पवन, गुरुत्वाकर्षण, कोरियालिस बल प्राइमरी, तापांतर और लौड़ता मान में अंतर सेकेंडरी। अब इन्हीं एक एक को समझेंगे। पहले ये बताइए कि इतना समझ में आया कि नहीं। कोई ऐसा है जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो? अभी तो इनिशियल स्टेज है, बता दो भाई। दीपालीन, दीपालीन क्या नाम है आपका, पहले तो आप कुछ बोलिए। हेलो, सुन रहे हैं कि ऐसे ही कनेक्ट करके रख दिया है मोबाइल? इन बच्चों के क्या उम्मीद करूंगा मैं सिविल सर्विसेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग यहाँ पर स्लाइड्स पर। यही वो बातें हैं जो अभी हम लोग वहां पर देखे थे फ्लो चार्ट में, वही यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहला है, प्राइमरी फोर्सेस में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि सूर्य तक कैसे मूवमेंट कराता होगा। ठीक है। तो सौर ऊर्जा द्वारा गर्म करने से पानी का विस्तार होता है, इसलिए भूमध्य रेखा के पास समुद्र का पानी मध्य अक्षांशों की तुलना में हल्का होगा। तो आगे बढ़े, है ना, कैसे, चलिए इसको देखते हैं। ये पहला वाला कॉन्सेप्ट, यानी सोलर इंसोलेशन, सोलर हीटिंग किस तरह से पानी को चलाती है, ये चीज हम लोग देखते हैं। और यही फैक्टर अप्लाई होंगे जब हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे तब।
ये स्थल खंड है इधर, और ये है ओशन। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इक्वेटर है, मान लो। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं यहाँ पर पूरे साल पड़ती हैं, परपेंडिकुलर। सोलर रेडिएशन क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट है। ओवर हीटिंग हो रही है इस जगह पर। ये है मान लो 0 डिग्री भूमध्य रेखा। फिर ये वाली जगह पर सूर्य किरणें क्या है, बहुत तिरछी पड़ रही हैं। ये मान लो पोल है, इसको हरा ना करके मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। यहाँ बर्फ जमी हुई है, पूरे साल बर्फ जमी रहती है ना। इसमें भी बर्फ तैर रही है, पूरा एरिया जमा हुआ है ऐसे। तो यहाँ का पानी होगा क्या, ठंडा, जाहिर सी बात है। तो ये पानी नीचे ग्रेविटी के कारण क्या होगा, दबा हुआ होगा नीचे, कंप्रेस्ड। जब तापमान बढ़ता है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बढ़ता है ना। और ठंडा होने पर वही कम होता है। इसी तरह से ठंडा होने पर चीजें सिकुड़ती हैं, और ग्रेविटी, तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ने पर ग्रेविटी इनको और खींचेगी। तो यानी इधर का पानी क्या होगा, नीचे दबा हुआ, दब रहा है ना। और यहाँ पर पानी क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वो क्या होगा, जब जैसे चाय बनाते हैं, ये तो ये हो गए, है ना। क्यों नम्रता, चाय बनाई हो कभी, दूध उबाला है, क्यों नम्रता, ये सब किया कि नहीं, यस सर। तुमसे चाय बनवाए हैं, किया है तो ठीक है। तो क्या देखा था, जब पहले उसमें चढ़ा देते हैं चीजें, है ना, तो लेवल कम रहता है। फिर जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर में जब गर्म हो जाता है तब उसमें दूध ज्यादा हो जाता है। पहले जो है बटुए में हमने दूध रखा, और उसके बाद उसको गर्म किया, तो बटुए में दूध पहले रहता है कम। फिर उसमें जब गर्म करते हैं तो दूध ज्यादा कहाँ से आ जाता है, ये बताओ जरा तुम। पूरा सर बाहर फ्लो करने लगता है, ये कैसे हुआ। सर वो गर्म होके ऊपर की ओर आने लगता है। हाँ, क्यों, क्योंकि जब गर्म होता है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, फैल जाता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा दो, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये गर्म हुआ, गर्म हुआ तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज किया, तो इस कारण से यहाँ का पानी ऊपर थोड़ा सा उठ जाता है। कितना, लगभग 8 सेंटीमीटर फैला होता है पानी, ऊंचा उठा होता है। तो 0 डिग्री के पास जो पानी होता है लगभग 8 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा हुआ होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। 8 सेंटीमीटर पानी ऊंचा उठा होता है। तो 8 सेंटीमीटर ही भले सही, इतना ही, लेकिन एक ढाल बन जाती है। इधर का पानी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे दबा हुआ है, और इधर का पानी, इक्वेटर के पास का पानी, है ना, वो क्या है, लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ है। तो इस तरह से एक ढाल बनी हुई देखने को मिलेगी ऐसे, इक्वेटर से पोल की तरफ एक ढाल बनी हुई दिखाई दे रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हमको तो दिख रही है, ये ढाल बनी हुई, है ना। यस सर। हाँ, तो एक ढाल बन जाती है, तो जिधर सूर्य देवता जाएंगे उधर पानी ऊंचा उठा रहेगा, और जिधर सूर्य देवता की रोशनी नहीं पहुंच रही उधर पानी नीचे दबा रहेगा। तो एक हल्की सी ढाल बनी हुई है।
और ढाल पर होता क्या है, जब भी ढाल होती है क्या होता है, क्यों भाई, ढाल पर क्या होता है, कुछ होता है ढाल पर, ढाल की तरफ चीजें मूव करती हैं यस गुरुत्वाकर्षण सर। के कारण, है ना, ग्रेविटी के कारण ढाल से चीजें मूव करती हैं, तो इस कारण से पानी लुढ़क जाता है बेचारा, जैसे तुम लोग नहीं फिसलते हो ऐसे ऐसे, है ना, सरकते हुए ही, है, मजा आती थी पहले, कुछ लोग तो अभी भी करते होंगे, है ना। तो वही खेल यहां पर हो रहा है, पानी क्या है, इक्वेटर से उच्च अक्षांशों की ओर हल्की सी ढाल कारण मूव करता है, और ये मोमेंट ओशन करंट को जन्म दे देता है। तो ये पहला फैक्टर यहां, सोलर इंसोलेशन। क्लियर हो गया, किसी कोई डाउट है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हवा का प्रभाव, विंड्स, हवाएं जिधर जाएंगी उधर इस पानी को दिशा दे देंगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब यहां पर चल रही है हवा, हवा चल रही है, यहां पर हवा चल रही है, तो ये हवा इसको दिशा दे रही है, तो ये ओशन करंट की स्पीड को बढ़ा देगी। ओशन करंट अब जो पहले बहुत स्लो चल रही थी अब और तेजी से चलेगी। ठीक है, जिधर को हवा चलेगी ओशन करंट को लेकर दौड़ाएगी। क्लियर। अब इतना प्रभाव है, जैसे इंडिया में, इंडिया में क्या होता है कि 6 महीना ओशन करंट क्लॉकवाइज चलती है और 6 महीना एंटी क्लॉकवाइज चलती है। दुनिया में एकमात्र अपना भारत के पास से चलने वाली जो ओशन करंट है इंडियन ओशन में, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, वो 6 6 महीने में अपनी दिशा बदल देती है। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ मानसून विंड, क्योंकि मानसूनी हवाएं 6 महीना, है ना, क्लॉकवाइज चल रही है, 6 महीना एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, इस कारण से ओशन करंट को भी वही दिशा दे रही है, और इनसे भारत की तरफ व्यापार करना भी आसान हो जाता है। जब 6 महीना यूरोप या अरब की तरफ से हवाएं चल रही हो भारत की तरफ, है ना, तब अरब वाले आ जाएंगे इंडिया, यूरोप वाले इंडिया आ जाएंगे नाव से बैठ करके, क्योंकि ओशन करंट बढ़िया लेके चले जाएगी अपना, और 6 महीना यहाँ पर व्यापार व्यापार अपना करेंगे। या ऐसे टाइम पे आओ कि जब खत्म होने वाला हो, है ना, तब आओ, है ना, और उसके बाद जब दिशा बदल जाए हवाओं की तो लौट जाओ व्यापार करके। उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो ज्यादा फ्यूल खर्चा होगा, रिस्क अलग से है। तो हवाएं तुमको भारत लेके आ रही हैं और हवाएं तुमको भारत से लेके जा रही हैं, इस कारण से भारत से व्यापार करना एक सस्ता सौदा है और एक बेहतर सौदा, क्योंकि भारत में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, यानी मार्केट बहुत बड़ी है। ऊपर से भारत को लाने और ले जाने के लिए, भारत में शिप्स को लाने ले जाने के लिए, सामान को लाने ले जाने के लिए, सामान ले गए, पैसा लाद के लेके आए, है ना, उसमें ओशन करंट हेल्प कर रही है ना, वही चली जा रही है, फिर दिशा बदल दी। अब अगर मान लो दूसरे देशों में क्या खेल है कि ओशन करंट तुम गए तो, क्योंकि वहां पर ओशन करंट की दिशा नहीं बदलती, तो तुम बैठ करके ओशन करंट से चले तो गए कम खर्चे में, लेकिन जब लौटोगे तो दूना खर्चा हो जाता है। बाकी देशों में क्या होता है, दूना खर्चा हो जाता है, क्योंकि वहां पर ओशन करंट दिशा नहीं बदलती कभी भी। तो लौटते हैं तो उनको ओशन करंट के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो जितना ईंधन बचाए होते हैं आते समय उसका दूना खर्चा हो जाता है। लेकिन भारत के साथ ये सीन नहीं है, इसीलिए भारत आज भी विश्व में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, दुनिया की सबसे बड़ी बाजार भारत है, और यही कारण है कि भारत से सभी देश नतमस्तक होते हैं।
चाहे वो यूरोप हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, किसी की औकात नहीं हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोल सके। क्यों? जिस तुम्हारी जहाजों को हम निकलने नहीं देंगे इधर से, जो व्यापार करने आते हो, जाना महंगे में कहीं और व्यापार करना, उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इससे, है ना। और भारत को वो लोग सस्ते में माल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तब भी बहुत ज्यादा बचत हो रही है। सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा जानते हो क्या होता है? सामान बनाना और मार्केटिंग सबसे बड़ा खर्चा नहीं है। सबसे बड़ा खर्चा होता है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। चार्ज जो होता है वो बहुत महंगा होता है। हर एक चीज का, हर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत महंगा होता है। ठीक है। लेकिन भारत से व्यापार करने पर ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में बहुत कमी आ जाती है। इससे जो विदेशी लोग हैं, विदेशी कंपनियां, वो पूंजीवादी लोग हैं, वहां पर उनका देश, है ना, पूंजीपति लोग चला रहे हैं, अमीर लोग चला रहे हैं, व्यापारी लोग चला रहे हैं। तो व्यापारी लोग कहते हैं कि भारत चार गालियां दे तो सुन लेना, है ना। तो हमारे विदेश सचिव वहां यूएन में जाके जब भड़का के चले आते हैं अमेरिका, हे अमेरिका चुप रहो, है ना, तुम्हारी औकात नहीं, हमारा बोलो, है ना। तो ये लोग एकदम मुंह सिए बैठे रहते हैं। जानते हो क्यों? मन में आता है कि जहर उगल दें। मन में आता है कि जो उनके उनके पूंजीपति लोग समझाए रहते हैं कि अगर इंडिया के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सुन लो, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, कुर्सी उर्सी खींच देना, है ना, पानी की बोतल हाथ में इसे पकड़ा देना, और बहुत प्यार से उनको जो है बात करना। तो नहीं तो जानते हो क्या है, जब इलेक्शन लड़ोगे पैसा नहीं देंगे, तो वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, कहते हैं अरे नहीं सर, हम जाके गेट खोल के उनको निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कैपिटलिस्ट चला रहे हैं देश, राष्ट्रपति को बैठाए हैं ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट कहाँ से आता है? इंडिया से, है ना। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत बड़ी बाजार है, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग यहाँ पर हैं। और पहले नंबर पर चाइना है। चाइना इन लोगों को सामान कहता है कि हम बेचेंगे तुमको, तुम्हारा नहीं खरीदेंगे। वो क्या है उसका कॉन्सेप्ट? क्लोज्ड इकोनॉमी। बाकी चाइना में भी मानसून आता जाता है, लेकिन चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को अलग तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। और हम लोग, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो खुद बनाता है, भले घटिया सस्ता सामान बनाता हो, लेकिन अपने लिए वो बढ़िया सामान बनाता है। चाइना टेक्नोलॉजी बहुत आगे है हम लोगों से। ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी का भी अभाव है, हम लोगों के पास जो है पैसे का भी अभाव है, हम लोगों के पास मिनरल्स भी उतना नहीं है। एग्रीकल्चरल मार्केट है हमारी, लगभग हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है ना, खनिज आधारित नहीं है। तो यानी कि मेक इन इंडिया अभी भारत में सफल नहीं हुआ है ना। अभी हम लोग खुद नहीं बनाते हैं सामान, हमारा मजबूरी है कि हमको खरीदना पड़ेगा दूसरे देशों से। तो अपने देश का सामान जो बनाते हैं कंपनियां, कहाँ बहुत अच्छी बना रही हैं सामान, अपग्रेड ही नहीं कर रही हैं अपने आप को, है ना। इंडियन फोन कितने लोग पास है यहाँ बैठे हो, कोई है जिसने इंडिया वाले ब्रांड पर खरीदा हो फोन? कि कोई है इंडियन ब्रांड का फोन रखा हो यहाँ पर जो बैठा है? एक भी नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं? अरे हम भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन इतना थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है। मैं, देशभक्ति मुझे जगी थी, मैंने बताया होगा शायद, है ना। मैंने खरीदा था, वो फोन 2 महीना भी नहीं चला। ठीक है। देशभक्ति में हमने टीवी और फोन दोनों खरीद लिया था, नहीं चला। तो अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं लोग, बस दूसरों से खरीदते रहना है, खरीदते रहना है। इसलिए हम बने, और वहां बढ़िया लाद लाद करके सामान, जब समुद्र की धारा आ रही हो इंडिया की तरफ, तब बैठ के चले आओ, है ना। और जब जा रही हो तो वापस चले जाओ पैसा लाद के, है ना। आसान है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नेग्लिजिबल है, तो प्रॉफिट मार्जिन उनको बहुत ज्यादा है, हमको नहीं। हमको तो बस थोड़ा सा सहूलियत दे रहे हैं, जबकि ज्यादा देना चाहिए। हाँ, वो ये कर देते हैं हमारे साथ कि उधार दे देते हैं, है ना? हम लोग उधार दे देते। ठीक है।
और ये सोच के देते हैं कि अगर दे दिया लौटा दिया तो ठीक है, नहीं तो हम मार्जिन तो प्रॉफिट कमा ही रहे हैं। यही कारण है कि भारत जब भी लोन मांगता है मिल जाता है। अभी इस बार का बजट देखो, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, टोटल इनकम जितना देखा जाए इंडिया की जीडीपी, है ना, वो कितना है और बजट में कितना खर्चा बताया है इन्होंने, उसे अनुमान लगाओ कि पैसा कहाँ से आएगा। तो जाहिर सी बात है कहाँ से आएगा, यही लोग हैं। इन लोग लेंगे, उधार लेंगे, 8-10 हज़ार करोड़ ले लेंगे, है ना। जब तक हम 5 साल है राज करेंगे, तब बाद में जो आएगा वो अपना भरेगा, है ना, जिसका साधन होगा। तो अपने देश में ये है सिस्टम भाई। और ये होने का कारण क्या है, तो अच्छी बात है ना, कम से कम कर्जा आसानी से मिल तो जाता है। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेके घूम रहे हैं, है ना, इनको मतलब कोई चवन्नी नहीं दे रहा, ये हाल है। हर जगह गाली खाता है ये, जहां जाए इनको लोग मना कर देते हैं, तुम आना मत हमारे देश। क्यों? मतलब इनके प्रधानमंत्री टर्की, वहां टर्की में भूकंप आया था, तो वो तरह कहेंगे मुस्लिम देश करते रहते हैं। तो सारे देशों से राहत सामग्री और बहुत सारी चीजें भेजी जा रही थी। हिंदुस्तान ने भी जहाज में भर भर के सामान सामग्री भेजा, खाने पीने की सामग्री भेजा, और एम्बुलेंस सुविधा दिया, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज दी, दवाइयां भिजवाई, डॉक्टर भिजवाए हाई क्वालिटी के, है ना। प्रधानमंत्री साहब खुद नहीं गए हमारे देश के भाई, मैं अभी उनको जो है जरूरत है ट्रीटमेंट की। इनके भिखारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, है ना, इस भीख मंगे के पास तो कुछ था नहीं देने के लिए, तो सोचा कि जाऊं मैं वहां पर सहानुभूति ही दे दूं जाकर, कैसे पीठ हुआ दे भाई, कोई बात नहीं, है ना, होता रहता है, ये तो होता है भाई, प्राकृतिक आपदा है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, है ना। तो उनके विदेश सचिव ने कहा, कुछ लेके भी आ रहे हो कि सिर्फ आ रहे हो? क्या ले क्या आएंगे, हमारे पास है क्या, तुम जानते हो यार हमारी स्थिति, हालत खराब हमारी, है ना। तो क्या ही लेके आएंगे, बस हम आ जाएंगे। तो इनको सीधे मुंह पर जवाब दिया कि सुनो ऐसा है, आना मत, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, पता नहीं तुम वापस जाओ कि ना जाओ, है ना, हम तुम्हारी जिम्मेदारी ले नहीं पाएंगे, आना मत। सोचो कितनी घोर बेइज्जती कि तुम किसी के यहाँ कहो कि हम तुम्हारे यहाँ आए, और तुम्हें मना करते दिखाई नहीं पड़ना, ब्लॉक कर दे तुमको। ये हालत तो इंडिया कम से कम बेहतर तो है, कम से कम हम लोग चाहे जितना कर्जा मांगे मिल जाता है ना। वो लोग भी जानते हैं कि देगा नहीं ये, क्यों? क्योंकि उसका 4 गुना वो हमसे कमा रहे हैं। नहीं दोगे कर्जा, हम कह देंगे ठीक है, हम जा रहे हैं रूस से लेंगे तेल, है ना, और जहाज तुमसे नहीं खरीदेंगे, गाड़ी तुमसे नहीं खरीदेंगे, टेस्ला कोई यहाँ प्लांट नहीं लगेगा, इंडिया खाली नहीं है तुम्हारे लिए, चाइना का लगवा लेंगे हम, जापान का लगवा लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। फिर रोने लगेंगे लोग, भीख मांगने लगेंगे। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री छोड़ो, यहाँ से हमारे इंडिया से प्रधान चला जाएगा तो उससे भी मनौना करने लगेंगे, यार तुम देखो, है ना, कुछ जाके बात करो, जुगाड़ लगा दो, हमारा सप्लाई न रोकी जाए। ये हो रहा है हम लोगों का। वी आर द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के सामने झुकना पड़ेगा, मजबूरी है। और ये सब क्यों? क्योंकि ओशन करेंट 6-6 महीने में क्या करती है, अपनी दिशा बदलती है। इस कारण, समझे, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशन करेंट, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मेंस लिखेंगे तो उन सब जगहों पर इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। ये पहले बता देता हूँ। ठंडा पानी नीचे, हल्का गर्म पानी ऊपर, और ये मूवमेंट जो होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला वाला कोरियालिस फोर्स, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। और मैं कल पहले कोरियालिस फोर्स पूछूंगा, तो तुम लोग नहीं बताए तो मैं धरने पे चला जाऊंगा।
है ना। हाँ, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, है ना। सबके घर चिट्ठी भिजवा दूंगा, है ना। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, जब जैसे पढ़ते उढ़ते नहीं थे मान लो, तो या फिर कॉलेज नहीं जाते थे, तो हमारे कॉलेज वाले क्या करते थे, हमारे घर चिट्ठी भिजवाते थे, है ना, बाकायदा लिख के। मतलब कि अगर घर वाले पढ़ लें तो उनको आग लग जाए, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट उसमें यूज करते थे, ठीक, ताकि खिसिया करके हमें जो है गाली पड़े। यही उद्देश्य होता था, है ना, उनका। तो इसलिए कोरियालिस फोर कलम पूछेंगे फिर से क्या होता। चलिए देखते हैं होता क्या है आखिर ये। पहले जान लीजिए, कोरियालिस बल एक विक्षेपक बल है, डिफ्लेक्टिव फोर्स, है ना। और ये किसी भी गतिमान वस्तु को दिशा देने का काम करता है, बाएं दाएं दाएं बाएं घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। पृथ्वी पे कोई चीज भी अगर मूव करेगी तो उसको ये दिशा देने का प्रयास करेगा। और इससे प्री के खूब सारे क्वेश्चन बनते रहे, हमेशा बनता रहा। कोरियालिस फोर्स आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखने को मिलेगा, है ना। अब हम बनाते हैं पृथ्वी। कोरियालिस बल का कारण है इनर्सिया, जड़त्व, जो हम लोग क्लास थर्ड में पढ़े होंगे, क्लास थर्ड या फोर्थ की एनसीईआरटी में हो गए, है ना ये सब बात। क्या होता है इनर्सिया? इनर्सिया मतलब जड़त्व, जो आप लोगों में है, हमारे अंदर भी है, सब में है ना। घोर आलस्य, है ना, जड़ता, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम्म। स्टेट को चेंज करना। हाँ, जड़त्व क्या होता है पहले तो जान लीजिए, कि जो चीज जिस अवस्था में होती है वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है ना। तो उसको उस अवस्था से हटाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है ना। जैसे हमारे माँ बाप सवेरे हमें धक्का मार करके उठाते हैं, लड़कों को तो लात मार के उठाते हैं, है ना। लड़कियों को तो बस ऐसे सुनना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। 9 बज गए अब तो उठ जाओ, है ना। और लड़कों को एक लात पड़ती सीधे नीचे, तो उठते। ये क्या है? दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, है ना, अप्लाइड बाय द गार्जियंस। वो पड़ा हुआ है आलस में मरा हुआ, है ना। तो वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। अलार्म क्लॉक उसको नहीं उठा सकता, हमारे हिंदुस्तानी लड़कों को नहीं उठा सकता। वो नफरत भरेंगे रात में खुद ही मोबाइल में अलार्म, है ना। लेकिन वो, उसकी मजाल क्या है अलार्म क्लॉक की कि उठा दे। अब बजा तो घूर के देखा जाता है कि मतलब उठा के पटक ने मोबाइल फूट जाए, है ना। वो खुद से नहीं उठेगा ना। तो एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको जो लेटा हुआ है इंडियन बॉय, वो क्या है? और यूपी बिहार वाले ज्यादा सोते हैं, है ना। क्योंकि खाने पीने के इनके पास बहुत है, खेती कोई भाई है ना। मर तो नहीं जाएंगे ना, नौकरी नहीं पाएंगे तो। खेत तो है ही ना, 100 बीघा, वही करेंगे, काम तो आ ही रहा। चिंता करना, चिंता वो करें जिनके यहाँ खेत ना हो, जिनके यहाँ अनाज ना उगता हो, नौकरी नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे, है ना। अधिया दे देंगे हम उठा के, वहां से हमारे पास अनाज आता रहे, खाएंगे यार, है ना। तो जड़त्व है यहाँ, आलस। तो बाहरी फोर्स। अब जैसे तुम लोग नहीं पढ़ते हो क्योंकि तुम्हारी फितरत ही है, नेचर ने तुम्हें बनाया है पढ़ने के लिए थोड़ी ना बनाया है, नेचर ने तुम्हें इंजॉय करने के लिए बनाया है, चिल, है ना। नेचर ने कब कहा कि तुम पढ़ो? नहीं, है ना। वो चाहती ही नहीं, वो चाहती तुम जानवर की तरह रहो, जैसे बाकी जानवर हैं वैसे तुम भी रहो। क्योंकि तुम पढ़ लोगे तो खोज करोगे,
खोज करोगे, साइंटिफिक इन्वेंशंस होंगे, मशीनें बनेंगी। मशीनें बनेंगी तो कौन चलाएगा? तुम ही पढ़े लिखे मानव चलाओगे, और फिर उससे प्रदूषण होगा, उससे प्रकृति डिस्टर्ब होगी। इसलिए तुम जानवरों जैसे बने रहो, प्रकृति यही चाहती है। और हम जैसे जो लोग होते हैं, है ना, ये हैं प्रकृति के इस इनर्सिया में आग लगाने वाले लोग। हमसे नेचर खुश नहीं रहती ना, है ना। कि ये क्यों करते हो, है ना? क्या जरूरत है इन्हें जगाने की, है ना? आराम से मजे में तो हैं बच्चे, क्यों जो है टेस्ट ले रहे हो, है ना? लेकिन भाई क्या ही करें, करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम जानवर तुम्हारे ऊपर राज करें। गुरिल्ला आने वाले समय में ज्यादा एडवांस हो जाए और मानवों को बंदी बना कर रखें, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। इसलिए, है ना, इवोल्यूशन बहुत जरूरी है, उस पर लगे रहेंगे। वैसे नेचर वायरस समझती है हम टीचरों को, है ना। तो यहां पर क्या है, इनर्सिया कि जो चीज जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में रहना चाहिए। उसको एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा तभी पढ़ेगा, है ना। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आता, कैसे आता? कोई भी चीज हो सकती है एक्सटर्नल फोर्स, कोई धक्का दे दे, हवा धक्का दे दे, है ना। अब जैसे हम लोग सड़क पर दौड़ते हैं, जो लोग उठ जाते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, और मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जितना तेज दौड़ते हैं उनको उल्टा उतनी ही तेज हवा, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का नियम, लगती है कि नहीं? बाइक तेज चलाओ, उतना ही तेज तुम्हें उल्टा हवा झोंका पड़ेगा। होता है कि नहीं? होता है। यस सर। ट्रेन में हम जा रहे हैं, बैठे हैं, अचानक से ट्रेन रुक जाए, ब्रेक लग जाए, हम स्पीड में थे, ऐसे जा रहे थे, फिर क्या होगा? हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। रुक जाएंगे, बिकॉज ऑफ इनर्सिया। बिकॉज ऑफ इनर्सिया, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ बॉडी था कांस्टेंट मोशन में, अचानक से ब्रेक लगी और हम आगे की तरफ झुक गए, है ना, दूसरी सीट से जाके टकरा गए, है ना, सामने वाले के ऊपर जाके गिर गए। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्सिया। तो यहां पर हो जाए तो पृथ्वी हमारी गोल गोल घूम रही है ना। क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो यहां भी जो हवा का गति है या कोई भी चीज मूव कर रही है उसके ऊपर भी इनर्सिया लग रहा होगा। चलती हुई ट्रेन है, जो गोल गोल चल रही मान लो, इस पर भी इनर्सिया लग ही रहा है ना। जैसे हम दौड़ रहे थे तो हमें अपोजिट साइड में क्या पड़ रहा था? हवा का धक्का, है ना। जितना तेज दौड़ेंगे उतना तेज धक्का। तो इस कारण से एक डिफ्लेक्टिव फोर्स पैदा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जिसे कहा जाता है कोरियालिस फोर्स। तो यानी पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ये डिफ्लेक्टिव फोर्स है ये उल्टा, है ना, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किसी भी गतिमान वस्तु को कोरियालिस बल क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध में, यह है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। कोरियालिस फोर्स क्या करता है? टेंड टू डिफ्लेक्ट एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर एक डाउट और बनता है कि सर जी, एक तो बात समझ में आई कि पृथ्वी घूम रही एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसको हर जगह घुमाना चाहिए था क्लॉकवाइज, लेकिन ये कौन सा गड़बड़ काम? मतलब क्या धरती आधा ऐसे घूम रही आधा ऐसे घूम रही? ये उधर को घुमा रहा तो इधर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा, ये क्यों?
तो ये इसलिए क्योंकि तुम मेजरमेंट कर रहे हो, जो भी मेजरमेंट अर्थ पर होता है फंडामेंटल, वो होता है फंडामेंटल लाइन यानी 0 डिग्री से। तो कोई बंदा यहां खड़ा होगा तब, यानी कि अगर आप यहां खड़ा होकर ऑब्जर्व करोगे तो आपको हर मूविंग ऑब्जेक्ट कोरियालिस फोर्स के कारण कैसा क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा। और जब यहां खड़ा होकर के अंटार्कटिका पर भी मेजर करोगे तब भी कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा। लेकिन हम मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, यहां से बीच से करते हैं। जैसे एक लड़की को खड़ा कर दें यहां इस गोले के ऊपर, और एक लड़की को खड़ा कर दें इस गोले के ऊपर, और इसको कहें कि तुम अपने से क्लॉकवाइज घूमना, और इसको कहते हैं तुम अपने से क्लॉकवाइज घूमना। अगर हम बीच में यहां पर एक लड़की को ऐसे हाथ करके खड़ा कर दें और उससे पूछें कि कौन तुम्हारे हाथ के बाएं से दाएं घूम रहा है, कौन दाएं से बाएं, तो ये बताएंगी कि ये तो बाएं से दाएं घूम रही है, ये दाएं से बाएं घूम रही है, जबकि ये सच्चाई नहीं है, है ना। तो मेजरमेंट यहां से करने के कारण कहते हैं कि इधर वाला क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है और इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। बेसिकली होता क्या है कि कोरियालिस फोर्स कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, पृथ्वी के घूमने की दिशा के उल्टा घुमा रहा है। और यही कारण है कि सभी ओशन करंट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज घूमती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। यही कोरियालिस फोर्स का दिखाया गया रास्ता ये फॉलो करती हैं। इतनी बात पहले क्लियर हुई। इतनी बात अगर किसी के ना समझ में आई हो तो फिर से पूछ लो। आ गया सबको, क्यों घुमाता, कैसे घुमाता, आया कि नहीं आया, क्यों भाई? आया? अरे हाँ ना, कुछ बताओ। क्यों सरस्वती जी, समझ में आया? नीतू, विजिता, यस जी सर। कोरियाली को समझ में आ गया क्या होता है ये? जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात, कोरियालिस, सेकंड पॉइंट, कोरियालिस बल सब जगह समान नहीं होता है। ठीक है, ये पोल्स पर सबसे ज्यादा, ठीक है, पोल पर सर्वाधिक और इक्वेटर पर सबसे कम, निग्लिजिबल, नगण्य, है ना। एक मिनट। तो यहां पर क्या होता है कि हाईएस्ट ओवर द पोल एंड निग्लिजिबल, कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है 0, बिल्कुल गलत। एक चीज होती नगण्य, एक चीज होती है 0। 0 मतलब है ही नहीं है, नगण्य है मतलब कि है तो लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों में अंतर है। जैसे कि एक बंदा है कोमा में है, बेहोश है, और एक है मर गया है, क्या दोनों एक ही है? नहीं है। वैसे ही नगण्य तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आपके यहाँ, आपके सामने चींटी क्या है, चींटी की साइज नगण्य है, लेकिन पहाड़ के सामने आप नगण्य हो। पृथ्वी के सामने पहाड़ नगण्य है, जुपिटर के सामने अर्थ नगण्य है, सूर्य के सामने जुपिटर नगण्य है ना, गैलेक्सी के सामने सूर्य नगण्य है। तो नगण्य हर कोई है और बड़ा भी हर कोई है, तो मेजर कहाँ से करते हो, है ना। ये चीज होता है।
तो नगण्य है कि मतलब कि है तो, लेकिन ये बड़ा कमजोर सा है बेचारा, है ना, सबसे कमजोर है। क्यों? क्यों ऐसा? ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, यही कारण है नगण्य है। इसी कारण से क्या होता है कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड के बीच कभी कोई चक्रवात नहीं आता, है ना। क्योंकि चक्रवात को लाता कौन है? कोरियालिस फोर्स, यही घुमाता है तो साइक्लोन आता है ना। और यहां पर नगण्य है, घुमा ही नहीं पाता, तो इस कारण से यहां पर कभी साइक्लोन नहीं आता। इस कारण से इसे कहते हैं डोल ड्रम। डोल ड्रम पेटी कहां पर होती है? जहां कोरियालिस फोर्स निग्लिजिबल हो। ठीक है, डोल ड्रम पेटी कहाँ है? जहां कोरियालिस फोर्स निग्लिजिबल हो, नगण्य हो, 5 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण के बीच, यहाँ कभी चक्रवात नहीं आता। इस पर मैंने एक लेख लिखा था, अभी मैं भेज दूंगा, उसको पढ़ना, है ना, ध्यानपूर्वक, कोरियालिस फोर्स के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले जो समुद्र की यात्रा करने निकलते थे हवा की ताकत से, उनकी नाव आगे बढ़ती थी, क्योंकि तुम पतवार चलाकर समुद्र नहीं पार कर सकते हो, हजार हजार किलोमीटर का समुद्र, है ना। वो हवा के धक्के से उनकी जहाज आगे बढ़ती थी। तो यहां फंस करके न जाने कितने नाविक मर गए, क्योंकि यहां पहुंचने के बाद उनकी नाव को हवा धक्का नहीं दे पाती, दिशा नहीं दे पाती, तो वहीं फंस जाते हैं और डूब के मर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इंजन सिस्टम है, तो उससे जहाज आगे बढ़ जाता। पहले बहुत ये सब होता था। और यहाँ पर कोरियालिस फोर्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसा क्यों। तो उसके लिए तो यहाँ पर एक लाइन और, तीसरी बात, कोरियालिस बल पृथ्वी की अक्षीय त्रिज्या के व्युत क्रमानुपाती, ठीक है, होता है। यानी कोरियालिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सियल रेडियस ऑफ अर्थ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब कि ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना। यस। हाँ, तो एक्सियल रेडियस क्या है? वो एक्सियल रेडियस देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी ये मौसमी तरह है ऐसे, तो अपनी एक्सिस पर नाच रही है। जिस एक्सिस पर नाच रही है इसको देखो, है ना, ये एक्सिस है जिस पर कि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। एक्सियल रेडियस क्या हो गया? एक्सियल रेडियस हो गया, ये इक्वेटर पर देखो, 40,000, 40 का आधा, वो तो सरकमफेरेंस हो गया, है ना। त्रिज्या यहाँ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा सरकमफेरेंस यहीं पर होता है, 40,000, 40, है ना। और त्रिज्या यहाँ पर सबसे कम, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, ये त्रिज्या क्या होती जा रही है? एक्सियल रेडियस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं एक्सियल रेडियस कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस कारण से कोरियालिस फोर्स सबसे ज्यादा होता है ओवर द पोलर रीजन, और सबसे कम होता है, नगण्य होता, घुमाने की ताकत नहीं रहती यहाँ 0 डिग्री पर। इसको एक उदाहरण समझेंगे। मेला में गए झूला देखने जहाँ पर, है ना, तो वहां पर कुछ लोग आते हैं ना, डंडे में कुछ ऐसे नचाते रहते हैं। तो एक उसका इमेजिनेशन करो, ये डंडा है, एक लाठी है ना, बांस की बनी हुई।
इसमें रिंग फंसा करके एक धागा, है ना, और उस पे एक गोलक बांध दिए हैं। फिर सेम, धागे की लंबाई ज्यादा, गोलक नंबर 2, धागे की लंबाई और ज्यादा, गोलक नंबर 3, धागे की लंबाई और ज्यादा, गोलक नंबर 4। अब इस लाठी को गोल घुमाया जाए, है ना, तो ये बताओ कि कौन सा नंबर का गोलक सबसे तेज गोल घूमेगा। फर्स्ट। फर्स्ट जल्दी जल्दी अपनी जगह पर घूम जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सेकंड वाला थोड़ा सा कम स्पीड से, थर्ड वाला और कम स्पीड से, और फोर्थ वाला घूमे नहीं करेगा, वो हाथ में ही लिपट जाएगा पूरा आके, ऐसे ऐसे ही होगा, है ना। क्यों? एक्सियल रेडियस। सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगा, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई कोरियालिस फोर्स इस तरह से काम करता है, डिपेंड ऑन द एक्सियल रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर थे, है ना। प्राइमरी फोर्सेस, टेम्परेचर डिफरेंशियल और सैलिनिटी डिफरेंशियल हम लोग अभी शुरुआत में ही पढ़े थे, है ना, किस तरह काम करता है, ठीक है। अब एक प्रश्न करें हम तुमसे, हालांकि इससे गहरे गहरे क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है कोरियालिस फोर्स से। अब मान लो एक मिसाइल तुम्हें दागनी हो, है ना, पॉइंट ए इस पोल से पॉइंट बी इस पोल पर तुम्हें मिसाइल दागनी है, और मिसाइल जब भी दागो कोरियालिस फोर्स उसे घुमाएगा। जैसे मान लो मिसाइल को तुमने इस दिशा में दागा, है ना, तो क्योंकि सादर्न हेमिस्फेयर है तो कोरियालिस फोर्स इसे कैसा घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये धीरे धीरे घूम करके कोरियालिस कारण हो जाएगी सीधी, है, एक दूरी तक। और अगर इधर करोगे तो इसको और इधर घुमा देगा ये, है ना। इधर से अगर मान लो कोई दागता है तो इधर, इधर से कोई दागता है, मान लो इधर डायरेक्शन में दागता है तो इसको इधर सीधा कर देगा। अगर सीधा दागेगा तो कोरियालिस फोर्स से क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसे ऐसे धक्का पड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगी, है ना। अब प्रश्न ये है कि एक मिसाइल दागनी है कि यहाँ पॉइंट ए से और जाके पॉइंट बी पर गिरे। मिसाइल को भी जब भी कोई दागते हैं तो भी यहाँ पर भी इस चीज को ध्यान में रखा जाता है, कोरियालिस फोर्स को वहां पर भी डिफेंस में भी ध्यान रखा जाता है, और समुद्री यात्राओं में भी इनको ध्यान में रखा जाता है। तो अब एक मिसाइल को दागना है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाकर के गिरे, तो हम उसको ए दिशा में दागेंगे कि बी में दागें कि सी में दागें, या ऊपर की तरफ जस्ट छोड़ दें इसे सीधे ऊपर डी, है ना, कि पॉइंट बी पर जाके गिरे, बताओ। सर सी। ठीक है, और कोई? नहीं, चलो देखते हैं सी। सी का, सी पर दागे तो कोरियालिस फोर्स के कारण ये घूमेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम करके हो जाएगा सीधा। चलो अब सीधी चली जा रही मिसाइल, ठीक है। अब जैसे ही ये इक्वेटर पार करेगी तो कोरियालिस फोर्स यहाँ पर कैसे घुमाता है, क्लॉकवाइज ना। ये मिसाइल घूम के क्लॉकवाइज यहाँ जा गिरेगी, ठीक है। ए पर अगर दाब देंगे ए पर तो ये तो पहले ही बाहर हो जाएगी, इसको और इधर घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो घूम के इधर चली जाएगी, है ना। बीच में जब छोड़ते हैं तो बीच में जब छोड़ेंगे तो कोरियालिस फोर्स क्या करेगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज पहले घुमाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ न जा करके सीधे
ये निकलेगी यहाँ ऐसे, लेकिन जैसे ही फिर ये पहुंचेगी कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो कोरियालिस फोर्स को घुमाना शुरू कर देगा क्लॉकवाइज, तब जा करके गिरेगी यहाँ, ऐसे जाएगी ये। तो सीधे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे फोर्सेस, कोरियालिस फोर्स और ये सब चीजें थी, है ना। अगली बात, द्वितीय बल, ये भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये महत्वपूर्ण महासागरीय धाराएं, ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें एक एक ओशन का हम लोग चीर फाड़ करेंगे, है ना। अभी हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, जो मेन से क्वेश्चन जो दूंगा तो उसको लिखना। ठीक है, ये देखिए, रेगिस्तान का निर्माण करती हैं महासागरीय धाराएं। जहां पर भी ठंडी महासागरीय धाराएं चलेंगी, वहां पर दुनिया के सबसे सूखे मरुस्थल बनेंगे। क्यों? क्योंकि ठंडी महासागरीय धारा जहां भी चलेगी, वहां पर हवा में नमी नहीं होगी, हाई प्रेशर होगा और बारिश नहीं होगी। यही कारण है कि क्लाइमेट पर इफेक्ट समझ लो मेंस का क्वेश्चन के लिए। जैसे पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, तो यहाँ दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल चिली में आटाकामा, इन्हें तटीय मरुस्थल कहा जाता है, बनाती है। इसी तरह से अफ्रीका में ठंडी ओशन करंट चलती है, वेंजुएला। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे सूखा मरुस्थल नामी बनाती। इसी तरह से कैलिफोर्निया में चलती है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ठीक है, ये कैलिफोर्निया करंट, ये यहाँ पर बनाती है मोजावे का मरुस्थल, मोजावे का मरुस्थल बनाती है, जो यहाँ अमेरिका का सबसे सूखा मरुस्थल। तो ठंडी महासागरीय धाराएं मरुस्थल बनाती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं, बहुत नमी होती थी, रेनफॉल कराती हैं। तो इस कारण तो वहां पर जंगल पाए जाते हैं, हरे भरे वन पाए जाते हैं, वर्षा वाले वन पाए जाते हैं जहां पर गर्म महासागरीय धाराएं चलती हैं। ठीक है, परिवहन में हम योगदान देखे ही थे। एक बात और देखनी है, जहां पर ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं आपस में मिलती हैं, जैसे ग्रांड बैंक, न्यूफाउंडलैंड का तट है ग्रैंड बैंक, दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र, ग्रांड बैंक तट न्यूफाउंडलैंड। यहाँ पर क्या होता है, ठंडी धारा आ रही होती है जिसका नाम होता है लैब्राडोर की ठंडी धारा, अपने साथ बर्फ की सिल्लियां बहा करके लाती। और इधर से नीचे से इक्वेटर की तरफ से आ रही होती है गरम गरम महासागरीय धारा, जिसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा आती, दोनों यहाँ मिलती हैं। तो इस कारण से यहाँ बहुत कोहरा, यहाँ पर पूरे साल 24 घंटे कोहरा बना रहता है, फागी कंडीशन रहती है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर अक्सर ट्रेन, बस, है ना, और वैसे भी एक्सीडेंट होता रहता है, समुद्री एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और अगर याद करो तो 2 जहाजें अब तक यहाँ पर, नामी जहाजें डूब चुकी हैं, जिसमें से एक है टाइटैनिक, यहीं पर डूबी थी, है ना। टाइटैनिक, टाइटैनिक का मतलब होता है इंग्लिश में अनसिंकेबल। एक अनसिंकेबल मतलब टाइटैनिक जो डूबे ना, उसका नाम का मतलब होता है। अपनी पहली यात्रा में ही डूब गई, है ना। इस पर मूवी भी बनी, टाइटैनिक पर। एक औरत बच गई थी, चश्मदीद गवाह, है ना। तो भाई यहां पर क्या था कि पानी में 9 भाग जो हिमखंड होते हैं, तैर रहे होते हैं, आइसबर्ग जो होते हैं, उनका 9 भाग पानी के नीचे रहता है, 1 भाग पानी के ऊपर रहता है। और कोहरा में वो पानी, कोहरा के कारण वो दिखता नहीं। तो इस कारण से जहाज जाकर के उससे टकरा गई थी, जब तक उसको घुमाती, लेकिन इतना बड़ा आइस कैप्स कहाँ घुमा के लेके जाती, जाकर टकरा गया पूरा जहाज,
तहस नहस हो गया, डूब गया, मर गए बहुत सारे लोग, है ना। तो ऐसा वहां हादसा होता रहता है। लेकिन एक फायदा भी है। फायदा ये है क्योंकि ठंडा पानी गर्म पानी दोनों मिक्स होकर के समुद्र में तापमान को नियंत्रित कर रहा है ये। नहीं तो ठंडा पानी बहुत ठंडा, गर्म पानी बहुत गर्म रहता तो लाइफ नहीं रह पाती, है ना। तो ये समुद्र के तापमान को साम्यावस्था में ला रहा है, मॉडरेटिंग इफेक्ट डाल रहा है ओशनिक वाटर पर, साम्यकारी प्रभाव, है ना। यहाँ पर तापमान भी मेंटेन हो रहा है और लवणता सैलिनिटी भी मेंटेन हो रही है, क्योंकि इस पानी में नमक बहुत ज्यादा है, इसमें बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर, तो बर्फ की सिल्ली तैरते हुए आ रही है नमक, मतलब बर्फ की सिल्ली जो ऊपर की लेयर है उसमें, वो जब भी बर्फ जमती है नमक छोड़कर जमती है, तो पानी यहाँ मिक्सिंग होती है, तो उसके बाद सैलिनिटी भी मेंटेन हो जाती है ना। तीसरी फायदा इसका सबसे बड़ा ये है, डायरेक्ट फायदा ह्यूमंस को जो है वो ये है कि यहाँ पर फॉगी कंडीशन होने के कारण और पानी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल जाती है, बर्फ की सिल्ली जब पिघलती है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पानी में मिल जाती है, तो यहाँ पर प्लैंकटन बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, प्लवक, जिनको खाते हैं जंतु प्लवक। जंतु प्लवक को खाती छोटी मछलियां, छोटी मछलियों को खाती बड़ी मछलियां, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जैव विविधता होती है, मछलियां होती हैं, है ना। और इससे मछुआरों को बहुत फायदा होता है। इस कारण से ग्रैंड बैंक को, क्योंकि अटलांटिक महासागर में है, इसे रॉबिन हुड ऑफ अटलांटिक ओशन कहा जाता है। अटलांटिक महासागर का रॉबिन हुड। रॉबिन हुड कार्ल मार्क्स की अवधारणा पर चलने वाला एक बंदा था, है ना। कार्ल मार्क्स कहते थे कि सब बराबर कर दो, जो बहुत ज्यादा अमीर है उनको थोड़ा कम कर दो, जो गरीब है उनमें बांट दो, तुम बराबर हो जाए। तो रॉबिन हुड क्या करते थे, अमीरों को लूट के गरीब में बांटते थे, बाद में फांसी चढ़ा दिए गए थे। ये ऐसा करेंगे तो कर क्या ही होगा, है ना। तो यही काम ही कर रहा है, गरीबों का मसीहा, गरीब मछुआरों को जीवन मिल रहा है, पेट उनका चल रहा है, घर चल रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी शिप्स ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहे हैं उनको डुबो दे रहा है, तो दिक्कत है ना। तो इसलिए इसे रॉबिन हुड ऑफ अटलांटिक ओशन भी कहा जाता है। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ डाले हैं। मेंस का क्वेश्चन मैं आज नहीं दूंगा, कल टेस्ट है। मेंस का क्वेश्चन टेस्ट के बाद कल रात में दूंगा लिखने के लिए, इसी टॉपिक से, ठीक है, जो पढ़ाया गया। आए हुए क्वेश्चन भेजूंगा ताकि तुम लोग देख पाओ कि जो आज पढ़ाया गया उससे आया हुआ क्वेश्चन किस तरह से आया है, और हम इसको कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और फिर लिखना, बुद्धि लगा करके क्लास सुनना फिर लिखना, ठीक है। चलिए ठीक है, कल टेस्ट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। गुड नाइट सर। नए बच्चों को टेस्ट में दूध भात मानी जाएगी, पकाने की जरूरत नहीं, है ना। तलवार लटकेगी इन लोगों के ऊपर, जो क्या नाम है, निशा है, सपना है ना, नीरू है ना, ये सब आर्यन सैनी। चलिए ठीक।